नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस साल 4 अप्रैल को महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी तो सबने राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनका इस्तकबाल किया। 12 जुलाई को महबूबा सरकार के 100 दिन पूरे होते हैं। हालात तो जश्न के नहीं हैं, मगर 100वें दिन महबूबा को अपनी कुर्सी से ही संदेश जारी करना पड़ा। कश्मीर की जनता के नाम की भीड़ बरगलाकर उन्हें ऐसी जगहों पर ले जा रही है जहां हिंसा स्वाभाविक है और परिवारों में जहां मौत का गम है, वो भीड़ चले जाने के बाद पूरी जिंदगी सदियों तक उन्हें सालता रहेगा। मुख्यमंत्री रविवार के बाद से लोगों के बीच नहीं गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिए हैं कि वे लोगों के बीच जाएं। दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में जहां स्थिति खराब बताई जाती है, वहां कोई मंत्री नहीं गया है। ये कल की खबर थी, यानी सोमवार तक। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कश्मीर की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक हुई तो महबूबा मुफ्ती मौजूद नहीं थी। विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाया कि इस बैठक में कश्मीर का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इसमें हिस्सा ले सकती थी। कश्मीर के लिए बैठक हो रही है और कश्मीर का प्रतिनिधि ना हो, उससे राज्य में क्या संदेश गया होगा। प्रधानमंत्री ने भी इस मसले पर कोई ट्वीट नहीं किया है, ना ही सीधे कोई बयान दिया है। बैठक के बाद पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री कश्मीर के हालात पर बारीक नजर बनाए हुए हैं और राज्य को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कश्मीर के हालात का जायजा लिया है और इस संबंध में हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है। अमन शांति बनाए रखने की अपील की है और हालात पर चिंता जताई है। यह बयान क्या जनता से संवाद कायम करने के लिए काफी है, यह आप सोचिए। प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के लिए कोई शब्द नहीं। क्या उनके बारे में भी सरकार ने कोई राय बना ली है? एजेंसी की खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मीडिया पर नाराजगी जताई है कि आतंकवादी बुरहान को हीरो की तरह क्यों पेश किया गया। क्या मीडिया के कवरेज के कारण समस्या पैदा हुई या घाटी में लोग मीडिया के खिलाफ भी गए? क्या यह आने वाले समय में होने वाली राजनीतिक लाइन का कोई संकेत है? क्या नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि किसकी इजाजत से बुरहान के जनाजे में हजारों लोगों को जमा होने दिया गया? प्रधानमंत्री कश्मीर को समझते हैं क्योंकि 7 नवंबर 2015 के दिन शेर कश्मीर स्टेडियम में उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। कश्मीर के लिए मुझे दुनिया के किसी की एडवाइस की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। इसी धरती पर, इसी मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बात कही थी, इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। उन्होंने 3 मंत्र दिए थे। उन्होंने कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार है। जमहूरियत और इंसानियत की हालत देखिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत भी बीजेपी के हैं। बड़ी संख्या में घायल भर्ती हैं। हमारे पास इसकी पुख्ता, हमने अपने सहयोगी से जब पूछा कि स्वास्थ्य मंत्री क्या अस्पतालों में गए हैं जहां बड़ी संख्या में घायल मौजूद हैं, तो हमारे सहयोगी ने बताया कि श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में सबसे अधिक घायल भर्ती हैं। वहां कोई मंत्री नहीं गया है। इससे क्या संदेश जा रहा है, आप सोचिए। कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तब प्रधानमंत्री ने उस साल दिवाली की रात वहीं बिताई। 7 नवंबर 2015 की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्या जम्मू कश्मीर के सामान्य मानवी को वो सारे अधिकार नहीं मिलने चाहिए जो हिंदुस्तान के अन्य सारे नागरिकों को मिलते हैं। यहीं पर उन्होंने 80,000 करोड़ के पैकेज देने का वादा किया। ये महबूबा मुफ्ती ही बता सकती हैं कि 1.5 साल में कितना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस राज्य ने परवेज रसूल जैसे क्रिकेटर को दिया है, वहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच क्यों नहीं हो सकता। यह वाजिब सवाल भी था। आमतौर पर क्रिकेट से दूर रहने वाले आपके इस एंकर को नहीं मालूम कि बीसीसीआई कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराने के लिए क्या प्रयास कर रही है, क्या उसे याद भी है? क्या यह सब संवाद कायम करने का जरिया नहीं हो सकता था? 1 दिसंबर 2013 को प्रधानमंत्री की जम्मू में एक सभा हुई थी, चुनावी साल में। उसका नाम ललकार रैली रखा गया था। उनका भाषण प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट पर भी है। जम्मू में उन्होंने कश्मीर में आजादी की मांग और अलगाववादी राजनीति को एक नया ही मोड़ दे दिया। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ये बात कही थी। काश अच्छा होता भाइयों बहनों कि सेपरेट स्टेट बनाने के सपने देखने के बजाय सुपर स्टेट बनाने के सपने देखे होते। समय की मांग है दोस्तों। आप मुझे बताइए, आपको सेपरेट स्टेट चाहिए कि सुपर स्टेट चाहिए? सुपर स्टेट चाहिए। एक तरह से प्रधानमंत्री ने सेपरेट स्टेट की बात सिरे से खारिज की।
लेकिन क्या सुपर स्टेट बनाने की दिशा में वे या महबूबा की सरकार अपने वादों पर खरा उतर रही है? लोग क्यों उलझे हुए हैं? इतनी बड़ी संख्या में बुरहान के जनाजे में कैसे आ गए, इस सवाल को लेकर दिल्ली की चर्चाओं में सवाल पहले से फिक्स्ड जैसे लगते हैं। समझने की जगह अपनी अपनी समझ थोपने का प्रयास लगता है। वहां के लोगों की शिकायतें तमाम प्रकारों के सुरक्षा बलों से भी हैं। यहां के लोगों को सिर्फ सुरक्षा बलों की आवाज सुनाई देती है। ये एक अंतर है, एक दीवार है कि आप हमेशा यहां से उस तरफ देखकर बात करते हैं, इस तरफ देखकर नहीं। घाटी में कर्फ्यू की वीरानी बहुत कुछ कह रही है। बुधवार तक कर्फ्यू है। लोकतंत्र को जिंदा और जवाबदेह बनाने का दम भरने वाला सोशल मीडिया वहां आतंकवाद का वाहक और कानून व्यवस्था में बाधक बताकर बंद कर दिया गया है। यह सवाल तो पूछना ही होगा कि क्यों पढ़े लिखे अच्छे घरों के नौजवान आतंक के रास्ते पर जा रहे हैं। किसी ने कहा कि सुरक्षा बलों की जाति आपको उन हर परिवार वालों में मिलेगी जहां से कोई ना कोई बागी हुआ है। फिर भी नौजवान कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म देखकर बड़े होते रहे हैं, हमारे दिलो दिमाग पर उसका एक खास तरह का असर है। कोई हमें समझता भी नहीं है, कोई हमसे बात नहीं करता। न्यूज लॉन्ड्री ने कश्मीर की मीडिया और दिल्ली की मीडिया के कुछ हिस्सों में हुई रिपोर्टिंग का तुलनात्मक अध्ययन किया है। यह अंतर पाया है कि दिल्ली की मीडिया पुलिस और सुरक्षा बलों का पक्ष ज्यादा पेश करती है और उन्हीं के हवाले से खबरों को लिख रहा है। कश्मीर की मीडिया में लोगों का पक्ष ज्यादा है। दिल्ली की मीडिया में मरने वाले 30 लोग सिर्फ एक संख्या है, जबकि कश्मीर की मीडिया में मरने वाले सिर्फ संख्या नहीं है, उनके नाम भी हैं। एक समस्या शब्दों को लेकर भी है। कश्मीर की मीडिया में मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, यानी चरमपंथी हिंदी में। दिल्ली का मीडिया सीधे टेररिस्ट लिखता है, हिंदी में आतंकवादी। कभी दिल्ली का मीडिया भी चरमपंथी या मिलिटेंट लिखता था, मगर बहुत सालों से आतंकवादी लिखने लगा है। 2011 के साल में जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए स्पेशल प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री के नाम से। 1200 करोड़ की इस योजना के तहत हर साल 5000 छात्रों को भारत के तमाम कॉलेजों में कश्मीर के बच्चों को एडमिशन दिया जाना था, जम्मू कश्मीर दोनों के, ताकि घाटी के छात्र मुख्य धारा से जुड़ें। पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप की मांग गिरने लगी है। छात्रों ने बताया कि कई कारण हैं जो उन्हें बाद में पता चले। 1 जनवरी 2016 के रोज जीवन प्रकाश शर्मा ने हिंदुस्तान टाइम्स में इस पर एक रिपोर्ट छापी है। प्रधानमंत्री के नाम पर चले इस स्कॉलरशिप की हालत यह है कि ऐसे कॉलेज के लिए छात्रों को एडमिशन दिया गया जहां कॉलेज जमीन पर ही नहीं था। कई बार फंड समय से नहीं आया तो कॉलेज ने छात्रों को निकाल दिया, और कई बार कॉलेजों को पता ही नहीं था कि इस स्कॉलरशिप का महत्व क्या है। 2015-16 के सत्र में 3742 छात्रों को देश भर के कॉलेजों में नामांकन के लिए भेजा गया। यह मैं हिंदुस्तान टाइम्स से ही कोट कर रहा हूं। इसमें से 1200 छात्रों ने ऑफर स्वीकार किया, मगर कईयों ने एडमिशन नहीं लिया। करीब 70% छात्रों ने स्कॉलरशिप नहीं ली। अगर प्रधानमंत्री के नाम से चल रही इतनी महत्वपूर्ण योजना की यह हालत है, तो फिर हम कौन से संवाद की आशा लगाए बैठे हैं और किससे? इस योजना के सहारे भारत के कॉलेजों में पढ़ने गए कश्मीर के छात्रों को कमरे से निकालकर पूछा गया कि वे कौन सा मांस खा रहे हैं, तो क्या हालत होगी इस योजना की? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को इसका पालन करना था, नोडल एजेंसी है ये। इस स्कीम को मॉनिटर करने के लिए कई मंत्रालयों की एक कमेटी भी है। मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव इसके प्रधान होते हैं। कश्मीर में साक्षरता दर 68.74% है। महिला साक्षरता दर के मामले में जम्मू कश्मीर 30वें स्थान पर है भारत में। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जम्मू कश्मीर 25वें स्थान पर है। बेरोजगारी की दर 5.3% है, जबकि भारत का औसत 2.6% है। हमें कश्मीर का सुंदर पहाड़ दिखता है, वहां की गरीबी और बेकारी नहीं दिखती है। हालात जिम्मेदार हैं तो वहां की राज्य सरकारें क्या करती रही हैं? इसके बाद भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च में शामिल होने वाले छात्रों में कश्मीर के छात्र बहुत अच्छी संख्या में सफल होते हैं। इस अखिल भारतीय परीक्षा में बहुत अधिक संख्या चोटी के 50 छात्रों में कश्मीरी छात्रों की होती है। मुझे भी हैरानी हुई कि कश्मीर के छात्र वेटनरी और एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। तो एक छात्र से बात की मैंने और उन्होंने बताया कि राज्य में 1000 से अधिक वेटनरी स्नातक इस वक्त बेरोजगार हैं। इसी 2 जुलाई को जम्मू में बेरोजगार वेटनरी डॉक्टरों ने प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन भी किया कि सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए वादा किया था कि नौकरी दी जाएगी, मगर सरकार ने सिर्फ 24 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। राज्य में 2445 वेटनरी सेंटर हैं और करीब 600 डॉक्टर ही इस वक्त हैं, जबकि राज्य में मवेशियों की संख्या करोड़ों में है। कश्मीर पर जब भी बात होती है
कश्मीर से नहीं होती है। सब कश्मीर को लेकर अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी धारणाओं के पहाड़ चढ़ने लगते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब हैं। आप रिटायर्ड हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं आप और विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। अनुराधा भसीन जामवाल जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आप कश्मीर टाइम्स की। शहला राशिद हैं, आप उपाध्यक्ष हैं जेएनयू छात्र संघ की। अनुराधा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपना संदेश दिया है कश्मीर की जनता के नाम पे और ये कहा है कि भीड़ है जो बरगला कर ले जा रही है और ऐसे मकाम पर ले जा रही है जहां टकराव मुमकिन है, जहां टकराव होना ही है और इस तरह से जान जाएगी और परिवार वाले इस भीड़ के जाने के बाद वर्षों भुगतते रहेंगे। कश्मीर ने इस रास्ते से कुछ हासिल नहीं किया, ये एक रुख है। दूसरा रुख है जो दिल्ली में बैठक हुई है, अभी जो स्थिति है वहां पर, क्या वो स्थिति सामान्य की तरफ लौट चुकी है, बेहतर हो रही है? और ये दोनों जो बयान हैं और दोनों प्रयास हुए हैं, क्या वो उस स्थिति से मेल खाते हैं जो निपटने के लिए जरूरी है? देखिए, स्थिति बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और हमें इस सच्चाई के साथ जूझना पड़ेगा कि जो हालात हैं वो काबू के बहुत ज़्यादा बाहर हैं। और इस किस्म की बयानबाजी से कि अमन होना चाहिए और लोगों को बोलना कि इस वक्त ये जो वायलेंस है ये आपको किस ओर लेके जाएगा, इस वक्त रैशनल वॉइसेस की जिस वक्त जो गुस्सा है वो एक उबाल पे है, वो इस किस्म के उबाल पे है कि जहाँ पे रैशनल सोचने की कोई स्पेस नहीं है, कोई उसकी जगह नहीं है। आप एक मैं मिसाल दूंगी, आप मुसलसल आपने भी कहा कि नौजवानों को एक अच्छी डील नहीं मिली, उनको पीसफुली मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं थी, उनके पास कोई ऐसे मीन्स नहीं थे, जब वो पीसफुली भी एजिटेट कर रहे थे तो भी उन पे गोलियां बरसी। तो इस किस्म का जो गुस्सा है, जब आप एक कोई पेशेंट होता है साइकेट्रिक स्ट्रेस से या इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहा है और आप उसको कंसिस्टेंटली आप उसको पुश करते जाते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस की तरफ और ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस की तरफ, और जब उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए उस वक्त आप उसको मार मार के बोलें कि आपके लिए अमन, आपकी जिंदगी के लिए अच्छा है, तो ये नहीं काम करता है। उस वक्त उसको जरूरत होती है दवा की। जो ये स्टेटमेंट्स जो है इस वक्त वो एक रोल नहीं अदा कर सकते। एक जब पीरियड ऑफ काम होता है, जब भी पीरियड ऑफ काम होता है, हिंदुस्तान की सरकार हमेशा भूल जाती है कि एक पॉलिटिकल इशू एग्जिस्ट करता है कश्मीर का, जिस मसले का हल निकालना है, और वो हमेशा भूल जाते हैं और वो उस पीरियड ऑफ काम को हमेशा नॉर्मलसी की तौर पे देखते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे सहयोगी अंग्रेजी चैनल में बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर के नेता युवाओं को भड़का रहे हैं, वो कश्मीर के नेता जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। मेरा ख्याल से उनका इशारा सेपरेटिस्ट अलगाववादियों की तरफ है। 22 जून को इसी महबूबा मुफ्ती का मैं बयान देखता हूं कि वो इन अलगाववादियों नेता की आलोचना करती हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप धारा 370 जैसे बेकार के मसलों को उठाकर युवाओं को भड़काते रहते हैं। अब उन्हीं अलगाववादियों से उम्मीद की जा रही है कि अपील की जा रही है कि आप शांति बनाने में मदद करें, और उन्होंने अपील की भी है। दिल्ली नहीं समझ सकती है, वो कश्मीर की समस्याओं की कुछ जटिलता में ही बात करती है। हालांकि प्रधानमंत्री तो समझते हैं काफी सरलता से, उनका 2 बयान भी मैंने दिखाया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या महबूबा मुफ्ती कश्मीर से बात कर रही हैं? क्या उस कश्मीर से बात कर रही हैं अपने इन बयानों में जिस कश्मीर से वो आती हैं, जिसको वो जानती हैं, जिसको उनके पिता जानते थे? मेरा ख्याल है एज ए चीफ मिनिस्टर उनको उतनी स्पेस नहीं मिल पा रही है कि वो जो है अपनी मासेस के साथ जुड़ सकें, और ख़ास तौर पे नौजवान जो पीढ़ी है, जो बिल्कुल वो पीढ़ी है जिन्होंने ये पिछले 8 साल की जो जितने भी क्राइसिस हुए हैं, एक के बाद एक, 2008, 2009, 2010, 2013,
और ये इस किस्म का जो क्राइसिस, ये वो पीढ़ी है जिसमें गुस्सा है, जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा है। और अगर वो एक राइट काइंड ऑफ क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकती हैं उनके लिए, उनको रीच आउट करने के लिए इस वक्त लैंग्वेज की कभी जरूरत नहीं थी। जरूरत थी एक्शन की। जिस वक्त एक्शन की जरूरत थी उस वक्त एक्शन नहीं हुआ। तो ये अल्फाज आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात आती है हुर्रियत की। अब हुर्रियत को जो वीकन करने का जो रोल है, उसमें एक इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है ओवर द इयर्स। उसमें उनकी अपनी भी हिमाकतें रही हैं, उनकी अपनी भी खामियां रही हैं। और जो ये लीडरशिप क्राइसिस हुआ वो भी एक वजह है कि मिलिटेंसी दोबारा से उभर के आ रही है। जब आप बिल्कुल एक वैली को टोटली एक जो सेंटिमेंट है, जो जिस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेन स्ट्रीम पार्टीज रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, आप उस सेंटिमेंट की लीडरशिप को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं, या आप उनके ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस और रोक लगा देते हैं, अरेस्ट बार बार करेंगे या हाउस अरेस्ट करेंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है कि नौजवान पीढ़ी जो है वो एक नई लीडरशिप को उभारने की कोशिश करेगी, वो चाहे सही हो या गलत हो। शैला, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम लेखों को मैं पढ़ रहा था, इतना ज्यादा इसके समझने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है कि ऐसा लगता है कि अब कुछ समझना बाकी नहीं है। जब ये बात कही जा रही है कि उन युवाओं से बात करना है, उनके लोगों से बात करना है, तो वो दो तीन बातें क्या हो सकती है जिस पे खुल के बात की जा सकती है? अगर कोई जाए तो वो क्या बात करना चाहते हैं जिससे वो दिल्ली से किसी को खोज रहे हैं या अपने राज्य के शीर्ष पद से किसी को खोज रहे हैं? वो कौन सी बात है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे मगर ये कह रहे हैं कि बात करनी पड़ेगी? तो क्या बात करनी पड़ेगी उनसे? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है वो एकदम सही डायरेक्शन में है, क्योंकि सारा जो दिक्कत है वो सेंसरशिप की वजह से है। आप देखिए कि 2010 में जब ये पूरा किलिंग्स वगैरह हुआ था, 110 नौजवान उस टाइम करीब उनकी मौत हुई, उसके बाद में भारत सरकार ने एक 3 मेंबर की इंटरलॉक्यूटर टीम भेजी। हाँ, राधा कुमार और अंसारी साहब थे, हाँ, ये सब लोग इसमें थे। लेकिन लोगों की जो युवाओं की शिकायत हुई, उसी वक्त हमने एक और समिट भी कराया था पैरेलली उसके, जिसमें हमने लोगों से खुल के बात की सब इश्यूज के बारे में। लोगों ने उसका एक कंपैरिजन दिया कि जब उन्होंने इंटरलॉक्यूटर्स से बात की, इंटरलॉक्यूटर्स के पास में मैंडेट ही नहीं था बात करने का जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है कश्मीर का। मतलब एक फ्रेमवर्क में था कि ह्यूमन राइट्स पे आप बात कर सकते हैं, नौकरियां कैसे होनी चाहिए, ट्रूथ रिकंसिलिएशन वगैरह, ये सब चीजों पे बात हुई। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज साफ तौर पे अगर एक बात किया जाए, माने ये सब कुछ पॉलिटिकल करेक्टनेस वरेक्टनेस ये सब कुछ छोड़ करके अगर हम लोग साफ तरीके से बात करें, कश्मीर ना ही टेररिज्म का प्रॉब्लम है ना ही ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम है। दोनों इश्यूज हैं, सही बात है, लेकिन जो कोर इशू है वो उसका पॉलिटिकल इशू है। इशू है पॉलिटिकल इशू क्या है? जैसे उत्तर भारत के विद्वान लोग जो समझते हैं कि आजादी की मांग, वो कोर इशू है। देखिए, आजादी तो एक पोजीशन है लोगों का, मेन पोजीशन है सेल्फ डिटर्मिनेशन, और ये प्लेबिसाइट से भी ज्यादा बढ़कर ऑप्शन है। मतलब देखिए, प्लेबिसाइट में क्या है कि या तो आप हिंदुस्तान के लिए वोट कीजिए तो पाकिस्तान के लिए वोट कीजिए, लेकिन सेल्फ डिटर्मिनेशन उससे भी ज्यादा ब्रॉड प्रोसेस है, जिसमें आप कश्मीरियों को एज स्टेक होल्डर लेके, सभी कश्मीरियों को और नॉट जस्ट कश्मीरियों को, उस रीजन के जितने भी सारे लोग हैं उनको स्टेक होल्डर बना के उनसे आप पूछेंगे, उनसे आप वार्तालाप करेंगे। सिर्फ ये वो बात है जिससे लेकर बात करनी हो जी, और ये वो बात है कि जिसका लोग नाम नहीं ले रहा है लेकिन कह रहे हैं कि बात करनी है। इस पे जब तक बात नहीं होगी, जैसे इंटरलॉक्यूटर टीम से लोगों की यही शिकायत थी कि उसके पास में मैंडेट ही नहीं था सेल्फ डिटर्मिनेशन पे बात करने के लिए। बंदूक का रास्ता क्यों जरूरी है? बंदूक तो देखिए बड़े-बड़े मसले इस देश में लोगों ने बिना बंदूक के भी हासिल किए हैं। जी, ये शुरुआत से अगर हम लोग इसका मतलब 47 से ही देखें कि क्या मामला है, 47 से ही पहले लोगों को प्लेबिसाइट वगैरह जो है उनको यूएन रेजोल्यूशन जो था 48 का, उसमें ये था कि प्लेबिसाइट होगा और उसकी कुछ कुछ कंडीशंस थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना, पहले प्लेबिसाइट फ्रंट को बैन किया गया, जो वहां पे एक पार्टी थी 70 तक वो वहां पे एक पार्टी थी, मेन स्ट्रीम पार्टी थी, उसको बैन कर दिया गया। यानी कि आपने वहां पे ही पहला सेंसरशिप लगा दिया, आप प्लेबिसाइट के बारे में बात नहीं कर सकते। तो इस बात पे तो कभी सरकार तैयार नहीं होगी, बात नहीं करेगी। ये वो बात है ऐसा तो था, पहले तो भारत सरकार ने इस पे अग्री किया था। मतलब ये आज की जो सरकार है, जो अब इस नए दौर की सरकार है, वो हमेशा
प्रधानमंत्री तो कहा ना कि इतना ज्यादा एनालिसिस और एडवाइस दुनिया में कोई मुझे नहीं दे सकता। हाँ, तो नहीं, एक नहीं, कहने का मतलब यह है कि वो सारा वो इतना बंडल मोटा हो गया है कि वो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं, वो सही बात है, ठीक लेकिन है, आप तो देखिए आज के लगातार संदर्भ को आज के संदर्भ में आमतौर पे देखेंगे। देखिए मुझे क्या लगता है, मतलब अगर आप मेरे से पूछें, मुझे ये लगता है कि जितना कंडीशंस मैंने पहले थी, जैसे इंदिरा गांधी ने एक टाइम पे 77 के टाइम पे बोला था कि अगर 77 में प्लेबिसाइड कर दिया होता तो लोग जो है भारत के लिए वोट करते। ये उनका अपना असेसमेंट था। लेकिन आज जो है हालात धीरे 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 खराब होते जा रहे हैं और सभी जो जितनी भी सरकारें आई हैं सक्सेसिवली वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज मतलब जितनी बड़ी रैलीज हम देखते हैं, मैंने उतनी बड़ी रैलीज नहीं देखी है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को थोड़ा सा डिनाइल मोड से बाहर आकर के का रोल था उनको हीरो बनाने में, इसलिए अभी ये क्या होता है, मतलब जैसे कि अनुराधा जी ने तो अभी कहा, गया है 4 दिन पहले गया है, मतलब वहाँ मीडिया का रोल था, सोशल मीडिया का रोल था, इसको तो हम इतना नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक चीज जो अभी मीडिया कर रही है, माने मीडिया जिस तरह से दिखा रही है कि वहां पे मतलब मास प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लाखों लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको सिर्फ रिड्यूस करके इतना दिखाया जाएगा कि वायलेंस हो रही है, मतलब एक आध आदमी आपको दिख जाएंगे पत्थर फेंकते हुए, लेकिन वैसा है नहीं। मतलब एक मास सेंटिमेंट है, उस मास सेंटिमेंट के साथ में भारत सरकार को एंगेज करना चाहिए। और माने रादर देन अब कोई ये बोलेगा तो उसको बोल देंगे कि आप एंटी नेशनल हैं। अता साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सेना की भूमिका को लेकर राय है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया कि मणिपुर में 1500 के करीब जो एनकाउंटर हैं उनके फर्जी होने का अंदेशा है, तो जांच की जाएगी। और उसमें एक बात थी कि किसी भी दलील से आप अपने ही लोगों पे अगर आप बिना आधार के मारेंगे तो वो लोकतंत्र को कमजोर करेगा, ये एक आधार है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका अपना अनुभव रहा होगा कि सेना या सुरक्षा बल, सिर्फ सेना नहीं है वहां पर, वहां के लोगों से इतने साल की मौजूदगी के बाद भी एक रिश्ता क्यों नहीं बना पाई? या वो रिश्ता है जिसे हम नहीं जानते हैं या जिसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा अभी हाल फिलहाल के लेखों में? बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा रवि साहब। ये स्पेशल पावर्स के साथ ताल्लुक रखता है, खासतौर पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के से, मगर उससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि जी हां, 26 साल से आर्म्ड फोर्सेस यानी फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब वहां मौजूद हैं और वो सफलता पाए हैं अभी तक कि उन्होंने टेररिस्ट की नफरी जो है वो तकरीबन 5-6 हजार से कम करके और तकरीबन 140 से लेकर 180 तक कर दी है। इसको आमतौर पे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं कि टेररिस्ट को खत्म कर दिया मगर टेररिज्म को खत्म नहीं किया। ये एक ऐसी हालत होती है आमतौर पर जब इस तरीके की लड़ाई होती है जिसको हाइब्रिड वॉरफेयर, हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, और ये एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है। इतने सारे लोग से सपोर्ट मिल रहा है, इतने सारे लोग किसी बाहरी मुल्क के उकसावे पर निकले होंगे, आपको लगता है? फिर क्या आप उस पूरी भीड़ को संदिग्ध कर रहे हैं? इंस्टिगेशन नहीं, आप कह सकते हैं, मैं सवाल बस पूछ रहा हूं। हालत की बात कर रहे हैं। क्या वो जनाजे में जो लाखों की भीड़ आई थी या हजारों की भीड़ आई थी, क्या आप उसे भी डाउटफुल बना रहे हैं कि वो बाहर के मुल्क, क्या बाहर के मुल्क की इतनी हैसियत हो गई है, इतना असर है? आप मुझे मेरा सवाल सुन लीजिए कि वो कश्मीर के भीतर लाख की संख्या में लोगों को ला सकता है। जी रवि साहब, आप क्वेश्चन को मत कंफ्यूज करिए। आपने पहले मुझसे जेनरिक सवाल पूछा, उस जेनरिक सवाल का जवाब दे रहा था जब आपने आप दोनों का दे लीजिए, ठीक है, दीजिए। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा जवाब दूं मैं। पहला भी दीजिए और दूसरा भी दीजिए। जब आपने कहा कि बाहर से, तभी तो पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैंने आपको कहा कि 26 साल से पाकिस्तान के जरिए ये स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट लड़ी जा रही है और उसकी वजह से मोटिवेशन, आइडियोलॉजी, सब कुछ जो है इंपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है। यहां पर इस लड़ाई को जारी रखने के लिए फाइनेंसिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन, हथियार, बारूद, ये सब चीजें वहां से आ रही थी इतने सालों से। इसके लिए कोई डिनायल नहीं हो सकता है। अब ये आपका सवाल है कि क्यों इतनी बड़ी फौज वहां रहकर और इन नौजवानों को, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, आवाम को क्यों नहीं किसी तरीके का हौसला उनके सामने क्यों नहीं पेश कर पाए हैं? अब यह है कि जब ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है तो दो पैरेलल ट्रैक पे लड़ी जाती है। एक तरफ तो आप हिंसा इस्तेमाल करेंगे या काउंटर वायलेंस इस्तेमाल करेंगे, दूसरी तरफ आप विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स करेंगे।
यानी जिसको वैम कहते हैं, ये दोनों ट्रैक साथ साथ चलते हैं। अब विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स का मैं इसको एडमिट करता हूं कि हमारा अप्रोच जो है वो ज्यादातर प्रोफेशनल नहीं हुआ है। हमने इसको सिर्फ एक टैक्टिकल तौर पे समझा है। ठीक है, और सिर्फ अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी जो है उसी ने ये एक डॉक्ट्रिन के तौर पे अपनाकर सद्भावना जैसी चीजें अपनाकर और कोशिश की है। इसके लिए सफलता पूरी नहीं हो सकती है, ये एक नेशनल एफर्ट होनी चाहिए। ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में या श्रीनगर में कोई डिनायल नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए। ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट अकेली नहीं हो सकती है, इसके लिए पूरी सिविल सोसाइटी, आपकी पूरी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, आपकी पूरी पॉलिटिकल कम्युनिटी, सबको एकजुट करके बैठना होता है ही। वहां पे ये दो 26 साल दक्षिण से ध्रुव और कमी है। उत्तरी ध्रुव मिल गए तो हैं, हमारी बीजेपी पीडीपी। अब institutionally इससे हमने ज्यादा क्या हो इसको सकता जो है? है इस पूरी लड़ाई को इंस्टीट्यूशनली नहीं ठीक है। लड़ा है, हमने अनुराधा इसको जी, सिर्फ एक जी। लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे समझा है। ठीक है अनुराधा जी, मैं आपसे आप जानना अपना चाहता हूं specific कि सवाल यहाँ के करें तो- अखबारों में मैंने पढ़ा मैंने यहाँ के अखबारों में पढ़ा है कि वो एक डबल, आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि बुरहान की एक छवि ये थी कि वो सेना का भी एजेंट था, फिर एक छवि ये थी कि वो आतंकवादी भी है। तो क्या है ये इस तरह से, क्या ये क्यों इस तरह का इंटरप्रिटेशन आ रहा है? देखिए रवि साहब, देखिए, जब इस भी तरह की कोई लड़ाई जो होती है, पिछले जिसको कुछ मैंने सालों बात से कर रहा रहा हूं, है, hybrid conflict। जी मैं इसका जवाब दे रहा हूं। ये एक अगर मिनट मैं बोल इसको आप समझिए, ये एक हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट होती है। ठीक है। और ये हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हर तरीके की चीजें इस्तेमाल की जाती है। राइट, समझ गया। डिसइंफॉर्मेशन जो है वो एक टैक्टिक्स है। ठीक है। और बुरहान वानी को कहलाना कि वो एक आर्मी का एजेंट था, वो एक डिसइंफॉर्मेशन की टैक्टिक्स है। अच्छा।